हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 25 अगस्त 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग डिमांड्स वर प्रेजेंटेड इन द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। आईएनसी का जो फर्स्ट सेशन था उसके अंदर कौन सी डिमांड्स प्रेजेंट की गई थी? फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लेजिस्लेटिव डिमांड्स। सेकंड, रिडक्शन इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर। थर्ड, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3। तीनों डिमांड जो है वो करेक्ट है जो फर्स्ट सेशन के अंदर डिमांड की गई थी। फर्स्ट जो है वो करेक्ट है बिकॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस वांटेड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मेजॉरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एज वेल एज प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो उस टाइम पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें इंडियंस की मेजोरिटी नहीं थी, नॉट एट द सेंट्रल लेवल और नॉट एट द प्रोविंशियल लेवल। सो ये उनकी मेन डिमांड थी कि यहां पे इंडियंस की मेजोरिटी जो है वो बनाई जाए। सो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड जो है वो भी करेक्ट है बिकॉज इन ओवरऑल एशियन रीजन इंडिया वाज द एपिसेंटर ऑफ ऑल द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। तो मतलब सबसे ज्यादा खर्चा जो है मिलिट्री के अंदर वो इंडिया से होता था। सो उनकी ये भी डिमांड थी कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है उसको रिड्यूस किया जाए। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है कि उस टाइम पे जो लॉर्ड लीटन थे तो उन्होंने इसके अंदर ये रिफॉर्म्स किए थे। ही रिड्यूस द एज टू अपीयर इन द सिविल सर्विसेज फ्रॉम 21 to 19। तो उसके अंदर जो अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स थे कांग्रेस के, उन्होंने इसके खिलाफ ये डिमांड प्रेजेंट की थी कि ये एज जो है वो फिर से 21 रिस्टोर की जाए। और दूसरी उनकी डिमांड ये थी कि पहले सिविल सर्विसेज के एग्जाम जो है वो सिर्फ लंदन में ली जाती थी, इंग्लैंड में। तो उनकी डिमांड ये थी कि इंडिया में भी सिविल सर्विस की एग्जाम जो है वो ली जाए। सो सिविल सर्विस रिफॉर्म्स वर आल्सो डिमांडेड बाय द आईएनसी। सो हमारा आंसर होगा डी, 1, 2 एंड 3। आईएनसी जो है वो न्यूज में है। उनके कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर जो सोनिया गांधी है उनको इंटरिम प्रेसिडेंट जो है वो बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट डायरेक्ट टैक्सेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। मतलब कि इनमें से कौन से डायरेक्ट टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के हैं? फर्स्ट, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स। सेकंड, स्टैंप ड्यूटी। थर्ड, प्रॉपर्टी टैक्स। फोर्थ, कॉर्पोरेट टैक्स। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज ए, 1, 2 एंड 3। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इज अ पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स डायरेक्ट टैक्स। स्टैंप ड्यूटी भी स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है और प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो भी स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। कॉर्पोरेट टैक्स इज नॉट अ स्टेट टैक्स, इट इज अ सेंट्रल टैक्स, राइट। सो स्टेट गवर्नमेंट के ये 3 टैक्स है। उसके अलावा लैंड रेवेन्यू इज ऑल्सो कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स जो ऑलरेडी यहां पे मेंशन है। तो हमारा आंसर होगा ए, 1, 2 एंड 3। सो आज के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल है कि दिल्ली के अंदर टैक्स रेवेन्यू जो है इट इज ऑलमोस्ट 57% लेस देन द एक्सपेक्टेड, राइट। तो टैक्स कलेक्शन के अंदर इतना रेवेन्यू डेफिसिट है, उस वजह से टैक्स रेवेन्यू जो है वो न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट about merger of political parties under 10th schedule of the constitution. First, merger of political parties is prohibited under 10th schedule of the constitution. Second, merger is exempted from the disqualification only if 2/3 of the members of legislative parties split from it. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। The answer is B, second only. Second statement जो है वो करेक्ट है, फर्स्ट इज इनकरेक्ट because under 10th schedule defection is prohibited। तो 10th schedule जो है वो डिफेक्शन को प्रोहिबिट करता है, मर्जर को प्रोहिबिट नहीं करता। सो मर्जर इज अलाउड अंडर 10th schedule। अब मर्जर के अंदर अर्लियर ये कंडीशन थी कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के 1/3 मेंबर उसमें से रिजाइन करके किसी और पार्टी में चले जाते हैं देन इट विल लीड टू डिफेक्शन एंड डिफेक्शन के बेसिस पे स्पीकर जो है वो उस मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं।
right? So earlier this split of 1/3 members attracted for disqualification on the basis of defection, लेकिन आफ्टर 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये 1/3 जो है उसको इंक्रीज करके 2/3 कर दिया गया। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स 2/3 मेंबर्स अगर किसी पॉलिटिकल पार्टीज के किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में डिफेक्ट होते हैं, देन ओनली इट विल लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन, राइट? सो 2/3 जो है अप टू 2/3 मेंबर्स, सो इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन। सो सेकंड जो है वो करेक्ट है, दैट इज व्हाई द आंसर विल बी बी, सेकंड ओनली। सो राजस्थान के अंदर रिसेंटली ये इश्यू जो है वो स्टार्ट हुआ था मर्जर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज का, जहां पे बहुजन समाजवादी पार्टी जो है बीएसपी, उनके और कांग्रेस के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि जो बीएसपी है उसके टोटल आई थिंक 6 मेंबर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने कांग्रेस के अंदर डिफेक्ट किया था। तो वहां पे नेशनल लेवल एंड स्टेट लेवल के बीच में क्या डिफेक्शंस में डिफरेंस है, उस वजह से ये इश्यू जो है वो न्यूज में है। और रिसेंटली राजस्थान हाई कोर्ट ने वहां के जो स्पीकर है राजस्थान के, उनको ये क्लियर इंस्ट्रक्शन दी है कि आपका डिसीजन जो है वो फाइनल होगा इस डिफेक्शन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following statement is or are correct? First, fintech adoption in India hasn't seen any appreciable progress in recent years. Second, retail electronic payments have not witnessed any significant increase in the recent past. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज डी, नाइदर वन नॉर टू। दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत है। फिनटेक का मतलब होता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। अब देखिए फिनटेक अडॉप्शन की अगर हम बात करें, सो इंडिया रैंक्स सेकंड ग्लोबली। ग्लोबल लेवल पे इंडिया का रैंक जो है वो फिनटेक अडॉप्शन में सेकंड है। ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पे 52% फिनटेक अडॉप्शन रेट है, जो ग्लोबल लेवल पे सेकंड रैंक है, राइट? सो यहाँ पे ये कहा गया है कि इसके अंदर कुछ अप्रिशिएबल प्रोग्रेस नहीं हुई है रिसेंट पास्ट में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है वो गलत होगा। सेकंड जो है वो भी गलत है, बिकॉज अगर हम पिछले 5 साल की बात करें, ड्यूरिंग रिसेंट 5 years, दिस रिटेल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स हैव इंक्रीज्ड 9-folded। 9 गुना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जो है वो इंक्रीज हुआ है पिछले 5 सालों में, राइट? सो इट हैज विटनेस्ड सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी गलत है, हेंस द आंसर विल बी डी, नाइदर वन नॉर टू। सो गूगल पे विच इज फिनटेक सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग कंपनी, तो उसके ऊपर कुछ डेटा ब्रीच से रिलेटेड वायोलेशन के केसेस चल रहे हैं कि डेटा लोकलाइजेशन के जो नॉर्म्स है उन्होंने फॉलो नहीं किए, और ये केस जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर है अभी। तो हाई कोर्ट ने इसके बारे में गवर्नमेंट एंड आरबीआई से रिप्लाई मांगा है। क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन इंडिया। मतलब कि इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की जो कैपेसिटी है उसके कौन से सोर्सेस है, जिस सोर्स के अंदर इंस्टॉल कैपेसिटी सबसे ज्यादा होगी वो फर्स्ट रैंक पे होगा, देन यू विल हैव टू अरेंज इन दी डिक्रीजिंग ऑर्डर। सो फर्स्ट है हाइडल एनर्जी, फिर उसके बाद है विंड एनर्जी, थर्ड इज थर्मल एनर्जी, एंड फोर्थ इज सोलर एनर्जी। चलिए देखते हैं करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। द आंसर इज बी, 3, 1, 2, 4। मतलब सबसे फर्स्ट रैंक पे है थर्मल एनर्जी, राइट? आप सभी को पता है कि थर्मल मतलब बाय यूजिंग कोल। सो इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 56% कैपेसिटी जो है वो थर्मल एनर्जी से इंस्टॉल की गई। फिर उसके बाद सेकेंड रैंक पे है हाइडल एनर्जी, ऑलमोस्ट 13% इंस्टॉल कैपेसिटी है, हाइड्रो पावर जिसे हम कहते हैं। फिर उसके बाद है विंड एनर्जी, अराउंड 10% कैपेसिटी जो है वो विंड एनर्जी से प्रोड्यूस होती है। एंड देन देयर इज एट द फोर्थ रैंक सोलर एनर्जी, जो ऑलमोस्ट 7.9% है, राइट? सो हमारा आंसर होगा बी, 3, 1, 2, 4। सो पंजाब के अंदर स्पेसिफिकली ये जो गवर्नमेंट ने रिसेंटली इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया है, उससे रिलेटेड कंसर्न्स जो है वो काफी इश्यू किए जाते हैं, और पंजाब गवर्नमेंट जो है स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट का 3 बाबतों पे अभी प्रोटेस्ट जो है वो कर रही है।
there are 2 farming ordinances and the third one is electricity amendment bill. So इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है वो न्यूज में है. Question number 6. Which of the following statement is or are correct about food and nutrition security in India? First, self-sufficiency in food production is achieved through green revolution and conversion from ship-to-mouth situation. Second, food supply chain is one of the responsible factor for access to food. Third, utilization of food and nutrition depends upon the cultural traditions of region. चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. द आंसर इज डी 1, 2 एंड 3. तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. अब देखिए इंडिया में फूड प्रोडक्शन के अंदर सेल्फ सफिशिएंसी कब अचीव हुई? सो उसका स्टार्टिंग हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर, which was in around 1965, right? So self sufficiency के अंदर अब देखिए यहाँ पे ये जो फ्रेज दिया गया है from ship to mouth, यहाँ पे ship का मतलब ये होता है import and mouth का मतलब होता है self sufficiency. So earlier India had to be dependent upon the USA to import food grains. So there were something rules. तो उस रूल्स के मुताबिक इंडिया को यूएसए से फूड ग्रेन्स जो है वो इंपोर्ट करने पड़ते थे. देन आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन वो इंपोर्ट जो है वो बंद हुआ और इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ फूड प्रोडक्शन. सो इस सिचुएशन को कहते हैं फ्रॉम शिप टू माउथ. सो फर्स्ट जो है वो करेक्ट है. सेकंड जो है वो भी करेक्ट है कि फूड सप्लाई चेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेस टू फूड. जैसे आप पैंडेमिक के अंदर देख सकते हैं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो उसके अंदर किस तरीके से फूड सप्लाई चेन जो है वो मेंटेन की जाती है कि जैसे जो पुअर फैमिलीज है उनको सब्सिडाइज रेट पे फूड ग्रेन्स जो है वो मिल सके. सो एंटायर फूड सप्लाई चेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेस ऑफ फूड फ्रॉम प्रोडक्शन टू द कंज्यूमर लेवल. थर्ड जो है वो भी करेक्ट है कि हमारे यहाँ पे जो कल्चरल ट्रेडिशंस है फॉर अ पर्टिकुलर रीजन, इट डिसाइड्स द फूड एंड न्यूट्रिशन. बिकॉज आप देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर रीजन वाइज स्टेपल क्रॉप इज डिफरेंट. फॉर एग्जांपल साउथ इंडिया की बात करें तो स्टेपल क्रॉप जो है दैट इज पैडी और पर्टिकुलरली राइस. और नॉर्थ इंडिया की बात करें जैसे पंजाब हरियाणा रीजन है, सो देयर इज व्हीट एंड पैडी आल्सो अप टू सम एक्सटेंट. और आप मेज प्रोडक्शन यूपी के अंदर देख सकते हैं, राइट? तो स्टेपल क्रॉप जो है उस पर्टिकुलर रीजन की जो जियोग्राफी है और वहां के जो कल्चरल ट्रेडिशंस है उसके बेसिस पे वहां पे न्यूट्रिशन जो है वो डिपेंडेंट है. सो यूटिलाइजेशन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन इज आल्सो डिपेंडेंट अपॉन वेरियस फैक्टर्स एंड कल्चरल ट्रेडिशन इज वन ऑफ देम. सो हमारा आंसर होगा डी 1, 2 एंड 3. सो रिसेंटली मध्य प्रदेश के अंदर एक सर्वे किया गया तो उसमें ये फाइंडिंग्स मिली है कि मध्य प्रदेश वुमेन्स आर मोर अफेक्टेड विद दिस पैंडेमिक इंड्यूस्ड लॉकडाउन्स. सो वहां पे पर्टिकुलरली जो सर्विस सेक्टर है दैट इज मच मोर अफेक्टेड देन एनी अदर सेक्टर. सर्विस सेक्टर के अंदर जितने भी औरतें काम करती है मध्य प्रदेश के अंदर, उसमें से अराउंड 95% ऑफ वुमेन लॉस्ट देयर जॉब ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, राइट? तो इस पर्टिकुलर सर्वे के अंदर कुछ फाइंडिंग्स ऐसे है कि जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर लॉकडाउन की इंपैक्ट ऑन वुमेन दिखाते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर हैज बीन डिटरमाइंड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग. मतलब कि चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने की प्रोसीजर क्या है वो इनमें से कहां पे मेंशन की गई है? फर्स्ट, आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सेकंड, Representation of People's Act 1951. Third, System of Parliamentary Conventions. Fourth, Presidential Orders. चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. The answer is C, System of Parliamentary Convention. अब देखिए चीफ मिनिस्टर की अगर हम बात करें सो आर्टिकल 164 में सिर्फ ऐसा ही लिखा है, द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर. लेकिन गवर्नर किस व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर के तौर पे अपॉइंट करेंगे और किस बेसिस पे करेंगे वो आर्टिकल 164 में मेंशन नहीं किया है. सो जो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है ट्रेडिशन के मुताबिक ये तय हुआ कि जो मेजॉरिटी पार्टी है उनके लीडर को एज अ चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा.
अगर मान लो कि किसी पार्टी के साथ क्लियर कट मेजोरिटी नहीं है, देन द गवर्नर विल यूज इट्स पर्सनल डिस्क्रिशन टू अपॉइंट चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, राइट। सो ये डिटरमाइन कहां से हुआ? पार्लियामेंट्री कन्वेंशन से। इसके लिए किसी भी एक्ट के अंदर, किसी भी ऑर्डर के अंदर या फिर किसी भी आर्टिकल के अंदर कोई प्रोविजन नहीं है। सो हमारा आंसर होगा सी। सो वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी ने अभी तक कोई चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट जो है वो डिक्लेयर नहीं किया है, और काफी सारे स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल बिहार में भी इलेक्शंस है, वेस्ट बंगाल में भी इलेक्शन है, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन है वहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स recommends standards for which of the following? First, terror financing. Second, money laundering. Third, proliferation of weapons of mass destruction. Fourth, peaceful use of nuclear energy. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज ए 1, 2 एंड 3। अब देखिए FATF जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इट रेकमेंड सर्टेन स्टैंडर्ड्स जो टेरर फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटीज है उसके लिए है। सो इट मेनली डील्स विद 3 टाइप ऑफ ऑफेंसेस। फर्स्ट इज टेरर फाइनेंसिंग, देन मनी लॉन्ड्रिंग एंड वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को कैसे खत्म किया जाए। पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इज नॉट डेल्ट बाय FATF। सो ये गलत होगा, इस वजह से हमारा आंसर है A 1, 2 एंड 3। सो आज के न्यूज़पेपर में आर्टिकल है बैक एंड फोर्थ जो पाकिस्तान से रिलेटेड है। रिसेंटली पाकिस्तान ने एक लिस्ट जो है वो पब्लिश किया था जिसके अंदर वहां पे कौन से मेजर टेररिस्ट है उनके नाम दिए गए थे उनके एड्रेस के साथ। लेकिन लेटर ऑन उन्होंने फिर ये डिनाई भी कर दिया कि ये लिस्ट जो है वो काफी पुराना है, और पाकिस्तान के ऊपर अभी FATF जो है उन्होंने विद इन अ टाइम लिमिट कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं कि आपको इतने टाइम में ये स्टेप्स जो है वो लेने पड़ेंगे, अदरवाइज दे विल बी इंक्लूडेड इन दी ब्लैक लिस्ट। सो FATF ने रिसेंटली पाकिस्तान को, अभी अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें, सो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा है, बट इफ पाकिस्तान डज नॉट कंप्लाई विद द स्टैंडर्ड्स रेकमेंडेड बाय FATF, इट विल बी ब्लैक लिस्टेड। Question number 9, which of the following pairs is or are correct about recommendations of various bodies on establishment of fiscal council for India? मतलब इंडिया में फिस्कल काउंसिल एस्टैब्लिश करनी चाहिए, इसके लिए काफी सारी बॉडीज ने रेकमेंडेशंस दी है, तो उस बेसिस पे कौन सी पेयर जो है वो यहाँ पे करेक्टली मैच की गई। फर्स्ट, 14th फाइनेंस कमीशन टू एस्टैब्लिश फिस्कल काउंसिल थ्रू अमेंडमेंट इन FRBM एक्ट, that is Fiscal Responsibility and Budgetary Management Act. Second, N.K. Singh Committee, Fiscal Council to provide forecast of government on fiscal sphere. Third, D.K. Srivastava Committee, coordination with all the levels of government. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। आंसर इज डी। शायद ये फोर्थ ऑप्शन जो है वो कट गया होगा वीडियो में, सॉरी फॉर दैट। सो फर्स्ट रिकमेंडेशन जो है वो करेक्ट है कि 14th फाइनेंस कमीशन ने ये रेकमेंड किया था कि FRBM एक्ट को अमेंड करके इंडिया के लिए कोई इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल जो है वो बनानी चाहिए, बिकॉज एज ऑफ नाउ मोर देन 50% कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर हैविंग इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल। कुछ ऐसे अंडर डेवलप या फिर डेवलपिंग नेशंस भी है जिन्होंने इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल बनाई है। सो इंडिया शुड ऑल्सो फॉलो दिस पाथ। सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है। एनके सिंह कमेटी ने ये रेकमेंड किया था कि गवर्नमेंट के जो फोरकास्ट है जो बजट के टाइम पे रिलीज होते हैं, दैट फोरकास्ट शुड बी रेगुलरली रिलीज्ड बाय द फिस्कल काउंसिल। और उन्होंने ये भी रेकमेंड किया था कि FRBM एक्ट के अंदर जो कुछ कंडीशंस है वो अंडर विच सर्कमस्टेंसेस उसे आप डाइवर्ट कर सकते हैं। दैट मींस अंडर विच सर्कमस्टेंसेस यू कैन डेविएट फ्रॉम द कंडीशंस मेंशन इन द FRBM एक्ट, वो भी इन्होंने रेकमेंड किया था कि दैट शुड बी डिसाइडेड बाय द फिस्कल काउंसिल। सो सेकंड जो है वो भी करेक्ट है। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है। डीके श्रीवास्तव कमेटी जो है उन्होंने ये रेकमेंड किया था कि फिस्कल काउंसिल का मेन काम ये होगा दैट द कोऑर्डिनेशन विद ऑल द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल। तो हमारा आंसर होगा डी 1, 2 एंड 3।
कुछ टाइम पहले न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल आया था दैट डू वी नीड अ फिस्कल काउंसिल, और आज के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल आया है दैट इंडिया डज नीड अ फिस्कल काउंसिल, राइट। तो क्या जरूरत है? अब देखिए ये ऑथर जो है वो काफी अच्छे हैं, एम गोविंदा राव, ही इज अ मेंबर ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन। तो उन्होंने ये रिकमेंडेशंस दी है कि इंडिया को क्यों फिस्कल काउंसिल एस्टैब्लिश करनी चाहिए। तो ये काफी अच्छा आर्टिकल है, आप सभी को पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, which arrange the following regions from west to east. First West Bank, second Gaza, थर्ड सीरिया एंड फोर्थ गोलन हाइट्स। चलिए देखते हैं करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। द आंसर इज ए 2 1 4 3। आप यहां पे मैप में देख सकते हैं कि सबसे वेस्ट में है गाजा, फिर उसके बाद यहां पे है वेस्ट बैंक, फिर उसके बाद यहां पे है गोलन हाइट्स, देन देयर इज सीरिया, राइट। सो करेक्ट ऑर्डर विल बी 2 1 4 3। सो रिसेंटली इजराइल एंड यूएई ने जो पीस एग्रीमेंट साइन किया है, उस वजह से इजराइल जो है वो काफी टाइम से इजराइल न्यूज में है, क्योंकि इजराइल ने रिसेंटली वेस्ट बैंक एनेक्सेशन प्लान जो है वो प्रिपेयर किया था। तो इस वजह से ये पर्टिकुलर रीजन जो है वो न्यूज में है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 एमसीक्यूज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।